आप ना तो फॉरवर्ड क्लास का जज रखिए ना बैकवर्ड क्लास का जज रखिए, क्योंकि दोनों ही पार्टी हैं। ओबीसी चाहता है रिजर्वेशन मिले और सवर्ण जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन ना मिले, तो दोनों को ही हटाकर एक तीसरी निष्पक्ष बना दो ना। दिक्कत क्या है उसमें? कोई विपक्ष, कोई जो अभी जो पार्टियां, कोई आपके साथ गलत नहीं कर रही हैं, लेकिन सत्ता जाने के बाद भी आप जो गुंडागर्दी दिखाते हो, अरे हम सत्ता में रहे हम तो कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद वो मारने लगते हैं। अब बिहार में किसने किसको मारा? पहले इन्होंने उनके ऊपर मिर्चियां फेंकी। जहां आप शासन में हो, आप लोग मलाई चाट रहे हो, दिन प्रतिदिन लोगों पर अत्याचार कर रहे हो, उसके बाद यदि कहीं कोई आ जाए तो उसके लिए कुदरत जिम्मेदार या बारिश जिम्मेदार? तो गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कोई टीवी वाला पत्रकार पानी में उतर के रिपोर्टिंग अगर करे, दिख जाए तो हमें बताइएगा जरूर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान लोकेंद्र गुर्जर हैं और डीएमके के सांसद हैं, जिन्होंने नीट पीजी की भी लड़ाई लड़ी थी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने एक सरकार से जवाब मांगा था कि पिछले 5 साल में कितने जज जो हैं वो बनाए गए हैं हाई कोर्ट में, और वो किस कम्युनिटी के हैं। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी। और फिर से सोशल मीडिया पर लोकेंद्र गुर्जर वायरल हो रहे हैं। दरअसल लोकेंद्र गुर्जर ही वो शख्स है जिन्होंने एक पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि हमें न्यूट्रल बेंच चाहिए। दरअसल ओबीसी रिजर्वेशन का मामला चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसमें सवर्ण पार्टी है, ओबीसी पार्टी है। लोकेंद्र गुर्जर की डिमांड थी कि न सवर्ण जज हो, न ओबीसी के जज हो, एससी एसटी या अल्पसंख्यक समाज के न्यूट्रल जज हो। इसको लेकर कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना कर दिया। पहले बार बेंच की खबर आई कि 10 लाख का जुर्माना है, बाद में उस खबर को हटा लिया गया और उसके बाद खबर आई कि नहीं भैया 10 लाख का जुर्माना नहीं है, सिर्फ 50,000 का जुर्माना है। और मैं नहीं कह रहा हूं। तो सोचिए, जो आंकड़ा है बिल्सन साहब ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डीएमके के, उनके जो सवाल थे उसमें सवाल था कि कितने जजों की नियुक्ति हुई है 2018 से 2023 तक 5 सालों में, और वो किस कम्युनिटी के हैं। तो मैं आपको आंकड़ा बता दूं। पहले पुनीत कुमार सिंह ने इसको ट्वीट किया है। कल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए। 2018 से अब तक सभी हाईकोर्टों में 604 जजों की नियुक्ति की गई है, जिनमें 458 सवर्ण यानी 76%, 18 एससी, 9 एसटी, 72 ओबीसी और 34 अल्पसंख्यक है। कुछ कहोगे तो 10 लाख का। तो सोचिए कि एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक मिला के 604 में 458 जज सिर्फ सवर्ण है। सवाल है कि ऐसी क्या बात है कि 10% के हिस्से में, आबादी में 458 और 90% 95% के हिस्से में सिर्फ कम जज आ रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक जज कम क्यों है? इसी को लेकर तो क्या लोकेंद्र, क्या जबलपुर हाई कोर्ट में कोई ट्राइबल जज हैं? नहीं है, कोई भी जज नहीं है, ट्राइबल जज नहीं है। हाई कोर्ट में बिल्कुल भी कोई ट्राइबल जज नहीं है। शेड्यूल कास्ट है। ओबीसी नहीं है। ओबीसी एक थे जो अभी यहाँ दिल्ली आ गए हैं, पुरुषोत्तम गौरव जी, वो दिल्ली आ गए हैं। बाकी तो सब आपको मालूम नहीं कौन है, कहाँ है। तो अब तो सरकार का आंकड़ा है। आपको तो बिल्सन साहब से मिलना चाहिए, जो इसको लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बिल्कुल। आज मैंने जैसे ये आंकड़ा ट्वीट देखा, मैंने भी उसको ट्वीट कहा। मैंने बोला है कि यदि मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप मुझ पर जुर्माना लगा दोगे। अब माननीय मंत्री जी ने पूछा है, मिलॉर्ड उनके साथ क्या करोगे मिलॉर्ड करके। मैंने, आप देखेंगे मेरा ट्वीट देखेंगे तो मैंने कटाक्ष किया है। मैं पी विल्सन साहब से मिलूंगा, बात करूंगा, चर्चा करूंगा और इस मुद्दे को। लेकिन सवाल है कि जज को न्याय करेगा ना, जज की जाति से या कम्युनिटी से क्या मतलब है? सर, यदि न्याय हो रहा होता तो मध्य प्रदेश में हमको 27% रिजर्वेशन कब का मिल गया होता। ईडब्ल्यूएस तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसको हरी झंडी दे देता है, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन को नहीं देता है, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी पहले से ही सेट है। ये मैं नहीं कहता, ये पूरा भारत कहता है कि इनकी मेंटेलिटी बिल्कुल भी रिजर्वेशन। तो आपको सवर्ण जजों पर भरोसा नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूं ओबीसी वाले विषय में पक्षकार कोई भी हो, यदि एससी का पक्षकार है, यदि एसटी का पक्षकार है, आप मत रखिए, दूसरों को रख लिए। मैंने यही तो मांगा था कि ओबीसी का। सोचिए, एक बात सवाल तो बनता है। कल राहुल गांधी को लेकर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। गवाई साहब जो जज थे, जो इस मामले को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे पिता कांग्रेस में रहे हैं,
मेरे भाई कांग्रेस में है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरे पिता कांग्रेस में है, मेरे भाई कांग्रेस में है, मेरे पिता कांग्रेस में रहे हैं, मेरे भाई कांग्रेस में है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं इस केस से हट जाता हूं। तो एक मिनट, तो सोचिए, जब पार्टी को लेकर इस देश में, तो ये तो जाति प्रधान देश है। जिस जाति समाज के लोग, इस चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, ये देश जाति प्रधान देश है। तो सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, तो जाति से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जाति में उठना बैठना, जाति में शादी ब्याह, जाति के लोगों को नंबर बढ़ा के देना। एक जगह तो हरियाणा में कहीं हुआ है कि एक ब्राह्मण समाज की कैंडिडेट थी प्रोफेसर के लिए, 20 नंबर का इंटरव्यू था, उसको 22 नंबर दे दिया। इंटरव्यू ही 20 नंबर का था, 22 नंबर दे दिया। इतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। SC ST के नॉट फाउंड सुटेबल, ये सब बातें कब तक छुपाइएगा? कॉलेजियम से कोई एग्जाम तो हो नहीं रहा है। सोचिए, एग्जाम में जहां भर्ती होती है, UPSC या तमाम जगह, वहां तो साफ साफ लोगों को इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। इस देश में एक तो इंटरव्यू हटे और दूसरा रिटन एग्जाम हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम के जरिए जज हो, लोअर जुडिशियरी में भी इसी तरह की बेईमानी होती है। तो जजों की भर्ती में जब इतनी बेईमानी है, तो जो जज बन जाते होंगे, क्या वो जाति के नाम पर बेईमानी नहीं करते होंगे? यह तो अद्भुत लॉजिक है। लोकेंद्र, आप पर जुर्माना हुआ 50,000 का, क्या 50,000 रुपए लोग मदद कर रहे हैं आपकी? आपने एक रुपया मांगने का कंसेप्ट? बिल्कुल, हमारे सभी जो OBC SC ST के भाई बंधु हैं, वो सब मदद कर रहे हैं, सबका अकाउंट में पैसा आ रहा है। और आपने एक चीज कही थी अभी कि जाति के नाम पर सब कुछ होता है, और जाति के नाम, एक चीज और मैं बता दूं, जुडिशरी में जो जज बनते हैं वो भी जाति के नाम पर ही बनते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में आप देख लीजिए, किस परिवार के कितनी पीढ़ी से जज चले आ रहे हैं। जब आप बनते ही जज जाति के नाम पे हो, तो आप जाति का पक्ष क्यों नहीं करोगे? आप करोगे ना। यदि मैं OBC का जज मांगता, तो आप मेरे से बोलते हैं कि नहीं यार, ये जाति का जज मांग रहा है, ये ठीक नहीं है, हम तो इसलिए आपके ऊपर जो मैंने तो कहा, आप ना तो फॉरवर्ड क्लास का जज रखिए, ना बैकवर्ड क्लास का जज रखिए, क्योंकि दोनों ही पार्टी हैं। OBC चाहता है रिजर्वेशन मिले, और सवर्ण जो लोग हैं वो चाहते हैं कि OBC को रिजर्वेशन ना मिले। तो दोनों को ही हटाकर एक तीसरी निष्पक्ष बना दो ना। दिक्कत क्या है उसमें? इससे इनकी जो काले कारनामे हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से इनके जो एक ही जाति के, एक ही वर्ग के, फॉरवर्ड क्लास के जो जज आगे निकल के आ गए, इसके अलावा कोई जज ही नहीं है, वो उनकी पोल खुलने वाली थी। इसलिए उन्होंने सोचा एक व्यक्ति पर इतना जुर्माना लगा दो कि कल किसी दूसरे की हिम्मत ना हो कि सामने आ जाए। जब उन्होंने पहली बार, जब बार एंड बेंच ने 10 लाख की जो न्यूज निकाली, उसके बाद जब माहौल बना, पूरे देश में हमारे जो साथी थे निकल के सामने आए, तब जाके शाम को उन्होंने जो आदेश डाला, जब उसमें 50,000 की। यदि माहौल नहीं बनता तो सच में 10 लाख का जुर्माना लगता। यदि मेरी जगह कोई और ऐसा आदमी होता कि जिसको लोगों तक, समाज के लोगों तक पहुंचने में समय लगता, मैं तो आपके साथ कितने सालों से काम कर रहा हूं, जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मुद्दा तुरंत हाई पकड़ गया। नहीं होता तो बेचारा अपना खेत बेच के उसके जुर्माना भरना पड़ता, और कभी जिंदगी में इस लड़ाई को लड़ने की तो छोड़ो, इस तरफ सोच भी नहीं सकता था। ये इनकी सोच को दर्शाता है। चलिए, तो कुछ पॉलिटिकल खबरें लेते हैं। सोचिए, ये है हाई कोर्ट में जजों की स्थिति। जब जज बनते ही जाति के आधार पर है, तो उनके फैसलों का आकलन जाति के आधार पर क्यों न किया जाए? एक बड़ी खबर है, राजनीति सबको बीजेपी ने सिखा दिया है और सिखाती भी जा रही है। विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी कर्नाटक में, और उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगे थे, उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सोचिए डेमोक्रेसी कहां जा रही है। सवाल है कि ये खेल किसने शुरू किया, वो भी बताऊंगा। और विपक्ष हो तो बीजेपी जैसा। बिहार में एक लाठीचार्ज हुआ था विपक्षी नेताओं पर, वहां CJM कोर्ट चले गए हैं बीजेपी के नेता, और वो मांग कर रहे हैं कि केस दर्ज हो। पटना में 13 जुलाई को विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेताओं पर हुए लाठीचार्ज मामले में शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में एक साथ 12 परिवाद दाखिल हुए हैं। सभी 12 परिवाद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पटना के DM SP सहित कई अधिकारियों के खिलाफ सिविल कोर्ट में दायर किया है। केस दर्ज करने वालों में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, महिला मोर्चा अध्यक्ष लाजवंती झा सहित 12 लोग शामिल थे। सोचिए, ये है बीजेपी की ताकत। कोर्ट उनका, पुलिस उनकी, वो केस भी दर्ज करा रहे हैं।
बाकी बहुजन नेता घरों में बैठे रहते हैं। न तो उनको अपने कार्यकर्ताओं के लिए ध्यान है, न उनको अपने समर्थकों का ध्यान है। SC ST OBC पॉलिटिकल पार्टी वाले कार्यकर्ताओं को तो जब चाहे जो चाहे जेल में बंद कर देता है। मणिपुर को लेकर सपा के कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया। लेकिन सवाल है कि सोचिए, विपक्ष हो तो बीजेपी जैसा शानदार, वो वीडियो दिखाइए। चंद्रशेखर आजाद इससे थोड़ा अलग दिख रहे हैं। उन्होंने मंच पर, दिल्ली में जो बड़ा आंदोलन हो रहा था उसमें मंच पर लोकेंद्र गुर्जर की तारीफ की और उन्होंने कहा कि भाई हो तो ऐसा जो लगातार सिस्टम से लड़ रहा है। तो ये वीडियो सुन लीजिए। ठीक, तो चंद्रशेखर आजाद ने इनके आंदोलन को समझा है और उन्होंने कहा है। एक और खबर बता रहा हूं, सोचिए बीजेपी ने राजनीति को कहां ला दिया है। अब क्या स्थिति हो गई है कि पत्रकार खबर बनाए तो गिरफ्तारी, कार्यकर्ता प्रदर्शन करे तो गिरफ्तारी, और ये बीजेपी ने सबको सिखा दिया है। यूपी सरकार ने सबको, CA NRC में मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई। सवाल है मणिपुर में बुलडोजर चला कि नहीं आरोपियों पर, वो भी बड़ा सवाल है। सोचिए, ये है वो, बेंगलुरु में किसने लगाए थे नीतीश के खिलाफ पोस्टर, मामले में 3 गिरफ्तार हुआ, बड़ा खुलासा। तो कर्नाटक सरकार ने उन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाए थे। मैं इस गिरफ्तारी के खिलाफ हूं। सबको डेमोक्रेटिक अधिकार है। पहचान है श्रीराम, नंदकुमार और मोहन। इसका तो मतलब हुआ कि कल कोई किसी पार्टी के खिलाफ आंदोलन करेगा तो आप गिरफ्तार कर लीजिएगा। तो मैं सोचिए कितनी टॉक्सिक होने जा रही है राजनीति। और 2024 के बाद अब क्या होगा? अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो बीजेपी समर्थकों के साथ क्या करेगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब पोस्टर लगाने से श्रीराम, नंदकुमार और मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है कर्नाटक में, दरअसल विपक्षी दलों की बैठक हुई थी 17-18 को, वहां नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगे थे स्पेशली, उन तीनों की गिरफ्तारी हो गई। जहां जहां बीजेपी शासित राज्यों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते इस तरह की गिरफ्तारियां शुरू हुई। CA NRC में तो मुसलमानों के नाम के पोस्टर लगे थे, जुर्माना किया गया, उनको बदनाम किया गया। बुलडोजर चल ही रहा है तो देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है आप कल्पना कर सकते हैं। ये स्थिति हो गई है। सोचिए क्या कहेंगे लोकेंद्र गुर्जर इस पर। क्या अगर ये सरकार बदल जाती है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की और मुश्किल बढ़ जाएगी? देखिए, एक कहावत है ना कि मैं इन्हीं की एक, ज्यादातर लोग जिसको जो बीजेपी वाले हैं वो ज्यादातर रामायण की चौपाइयों को वो करते हैं। उसमें कहे कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। एक कर्म प्रधान है, आप जैसा करोगे वैसा उसको आपको फल मिलेगा। आपने लोगों के साथ गलत किया है तो समय और परिस्थिति ऐसा आएगा कि आपके साथ भी होगा। कोई विपक्ष, कोई जो अभी जो पार्टियां, कोई आपके साथ गलत नहीं कर रही हैं, लेकिन सत्ता जाने के बाद भी आप जो गुंडागर्दी दिखाते हो, अरे हम सत्ता में रहे, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद वो मारने लगते हैं। अब बिहार में किसने किसको मारा? पहले इन्होंने उनके ऊपर मिर्चियां फेंकी, पुलिस वालों का आपने देखा हो ना, मिर्चियां फेंकी। जब उसके बाद किसी को पुलिस मारना शुरू करती है तो उसके बाद भी पुलिस जिम्मेदार है, उसके बाद भी नीतीश कुमार जिम्मेदार है, उसके बाद भी जो और पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे दल हैं जो अभी सत्ता में, कैसे न कैसे उनको बदनाम करना है। इनकी साजिश रही है कि हमारा एक शहीद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले जो दल हैं जो 2024 में हमारी सरकार को हटा सकते हैं, उनको बदनाम करके कैसे न कैसे उनको डाउन करके या उनके खिलाफ केस लगाकर उनको नीचे दबाए। केस कोई सरकार लगाए, सही बात तो नहीं है ना। नहीं, एकदम गलत बात है। ये तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। डेमोक्रेसी में तो देखिए कौन लोग हैं, सबको रोड पर लड़ने का अधिकार है, सबको अपनी बात संवैधानिक तरीके से ना, संवैधानिक तरीके से रखना। और मैं एक बात बता रहा हूं, सोचिए वो कौन लोग थे जो पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ, इसकी शुरुआत भी बीजेपी ने की थी। इसकी शुरुआत बीजेपी ने की थी। विधानसभा में आरजेडी के विधायकों को मारा गया था।
तो सोचिए सत्ता बदलेगी तो क्या होगा, मैं तो उससे डर रहा हूं। खैर आगे चलते हैं, एक लास्ट खबर दिखाता हूं। ये देखिए, ये बाढ़ की खबर है। ये बाढ़ है जूनागढ़ में, महाराष्ट्र में बाढ़ है, जूनागढ़ में बाढ़ है, यूपी के कई जगह पर बारिश हो रही है। सवाल है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में बाढ़ हो तो सरकार जिम्मेदार, और बीजेपी शासित राज्यों में बाढ़ हो तो बारिश जिम्मेदार है। कैसे देखते हैं इसे? एकदम सही बात है कि यदि विपक्षी पार्टियां जहां सरकार में हैं, यदि उनके यहाँ बाढ़ आए तो आपने कोई तैयारी नहीं करी थी, आप जिम्मेदार हो। लेकिन जहां आप शासन में हो, आप लोग मलाई चाट रहे हो, दिन प्रतिदिन लोगों पर अत्याचार कर रहे हो, उसके बाद यदि कहीं कोई आ जाए तो उसके लिए कुदरत जिम्मेदार या बारिश जिम्मेदार? तो गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कोई टीवी वाला पत्रकार पानी में उतर के रिपोर्टिंग अगर करे, दिख जाए तो हमें बताइएगा जरूर। ये मीडिया से विपक्ष कैसे लड़ पाएगी? इनके पास तो ना टीवी है ना अखबार है। ये मीडिया से लड़ने का एक ही माध्यम है, वो है सोशल मीडिया। जो आपका एक जो सेंटेंस है, मैं हमेशा उसको अपने भाषणों में भी बोलता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है। जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं, जब ये सत्ता में थी, कभी इन्होंने इसको ये नहीं सोचा कि उन्हें अपने अपने मीडिया हाउसेस तैयार करने चाहिए थे, वो नहीं किए, वो भरोसा करते रहे। लेकिन कुछ भी हो, मोदी जी ने सिखा दिया कि गोदी मीडिया और मोदी मीडिया कैसे काम कर सकती है, मीडिया का किस तरीके से प्रयोग और दुरुपयोग किया जा सकता है, ये लोगों को समझ में आने लगा। अब आपके पास एक ही चारा है, सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है। सोशल मीडिया पे भरोसा करिए। हमारे जो यूट्यूबर हैं, नेशनल जनमत चैनल है, नेशनल दस्तक जन चैनल है, मूक नायक है, दासूद है, ये ऐसे जो चैनल हैं, आप उन पर भरोसा करिए। जो आपकी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, आप उस पर अपनी बात रखिए, पब्लिक आपकी बात को सुनेगी। इसके अलावा आप चाहो कि नेशनल जो चैनल हैं वो आपको दिखाएं, वो आपको कभी नहीं दिखाएंगे। जब तक उनको बीजेपी की और उनकी फंडिंग होती रहेगी, तब तक वो उनके इशारों पर नाचते रहेंगे। क्योंकि जितने भी चैनल हैं उनमें हमेशा अडानी और अंबानी का पैसा लगा हुआ है, और अडानी अंबानी के यहाँ मोदी की सरकार गिरवी रखी हुई है। पूरी बातचीत पर आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। तो आज की कुछ बड़ी खबरें थी कि भारत एक जाति प्रधान देश है, और यहाँ जब हर मामले को आप जाति की नजर से देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी दिखेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।